हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वागत करता हूं मैं आप सभी का एक बार फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 6 देखेंगे और ये पार्ट स्पेशल है क्योंकि इस पार्ट 6 में हम लोग करने वाले हैं न्यूमेरिकल। केवल और केवल फिजिक्स के हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, राइट। और ये सारे न्यूमेरिकल होंगे बेस्ड जो पूछे जा रहे हैं अभी इस एग्जाम में उन पे, ठीक है। तो केवल और केवल हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और अगले वाले पार्ट में भी, पार्ट 7 में भी हम लोग न्यूमेरिकल ही देखेंगे। जिस टॉपिक से न्यूमेरिकल छूट रहे हैं उन सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे अगले वाले पार्ट में, राइट। यहां देखो, आप में से किसी ने कमेंट किया था कल के डेट में कि 9 दिसंबर को पहला शिफ्ट हुआ था और इस वाले वीडियो से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए थे। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो, इस वाले चैप्टर से जो है प्रश्न अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। एक शिफ्ट में 3-4 प्रश्न जो है ये पूछे गए थे इस चैप्टर से। और क्योंकि मैंने ये चैप्टर बहुत डिटेल में बहुत ही अच्छे से करवा दिया हुआ है और मैंने आपसे कहा भी था कि अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है इस चैप्टर से तो आपसे छूटेगा नहीं, आपसे नहीं छूटेगा। यहाँ भी देख लो, 3 से 4 प्रश्न इस वीडियो से आए थे। ऐसे ही हर शिफ्ट में होगा, आपके शिफ्ट में भी इस चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है। इनफैक्ट किसी भी चैप्टर से प्रश्न पूछा जाता है तो रिवीजन सीरीज में जो मैंने आपको करवा दिया है ना, वीडियो जो दिए हैं, इससे बाहर नहीं जाएगा। रिवीजन सीरीज में जितने भी वीडियोज मैंने दिए हैं, जितने भी चैप्टर्स करवाए हैं, अगर आपने उन सारे को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। इस चैप्टर से भी प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि पूरी एनसीईआरटी मैंने आपको जो है एमसीक्यू के रूप में अच्छे से पढ़ा दिया है। तो ये सारी बातें जो है आपको ध्यान में रखनी है। इस वाले चैप्टर को भी अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और करते हैं प्रश्नों को। यदि किसी परिपथ से 6 मिनट में 0.6 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो इसमें प्रवाहित विद्युत आवेश की मात्रा डैश होगी। देखो, आपको क्या दिया है, आपको समय दिया है, आपको समय दिया गया है, आपको धारा जो है वो दी गई है और आपसे आवेश पूछा गया है। तो Q है, I है, T है, इनके बीच में क्या संबंध होता है? तो विद्युत धारा बराबर होता है आवेशों की प्रवाह की दर। अब यहां से आप Q लिखेंगे, Q बराबर I इंटू में T। I का मान देखो आपको दिया हुआ है 0.6 मल्टीप्लाई टाइम देखो 6 मिनट दिया हुआ है। अब आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है तो आंसर आपको कूलम में दिया हुआ है, यानी कि एसआई मात्रक में आंसर दिया हुआ है। अगर एसआई मात्रक में आंसर दिया हुआ है, आपको एसआई मात्रक में आंसर चाहिए तो सारे के सारे मान जो आप डालेंगे है ना, सारे भौतिक राशि के मान जो आप डालेंगे वो एसआई मात्रक में ही डालेंगे। तो 6 मिनट है, मिनट एसआई मात्रक नहीं है, सेकंड है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 216 कूलम आएगा। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सब भी आपको ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल में, खास करके कि जो आंसर आपको चाहिए कौन से यूनिट में चाहिए और जो मान आपको दिए गए हैं फिजिकल क्वांटिटीज के वो कौन से यूनिट में दिए गए हैं। इन सारे बातों का भी जो है अच्छे से ध्यान में रखना है। 70 किलोग्राम के भार को उठाने के लिए 9800 जूल ऊर्जा का प्रयोग किया गया। भार को डैश की ऊंचाई तक उठाया गया। देखो, आप जो है ना कुछ बातें ध्यान में रखिए। जैसे मान लीजिए कि ये जमीन है, ये जमीन है, ये एक वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है। इसको ना उठा करके लेकर कोई जाता है तो सीधी सी बात है ना, उठाने के लिए इसको बल लगाना पड़ेगा। जो भी इसको उठाएगा जमीन से, इस वस्तु को जो भी उठाएगा, उठाने के लिए बल तो लगाना पड़ेगा। कोई वस्तु है उसको उठाने के लिए बल तो लगाना पड़ेगा। इस बल के द्वारा h हाइट तक उठाने में इस वस्तु को कितना कार्य किया जाएगा। मान लीजिए वस्तु जो है अब यहां पर है, ये वस्तु अब यहां पर है, ये हाइट कितनी है, ये हाइट मैंने मान लिया कि h है। अब ध्यान से सुनिए, जब भी सवाल ऐसा आए कि m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, m द्रव्यमान का कोई पिंड है, उसे h हाइट तक उठाकर लेकर जाता है, तो उठाने में कितना कार्य किया गया, उठाने में कितना कार्य किया गया, या फिर h हाइट तक जब उठाकर लेकर जाते हैं तो अब उसके पास स्थितिज ऊर्जा कितनी है। तो जितना उठाने में कार्य किया जाता है वही कार्य जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में इस हाइट पे जो है वो कार्य संचित हो जाता है। तो ये जो फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, जिसने उठाया वो फोर्स है।
तो इसके द्वारा किया गया कार्य अगर आपसे पूछता है तो आप सीधा फॉर्मूला mgh लगाएंगे। ठीक है, अगर आपसे मान लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा पूछ ली जाती है, h हाइट पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, तो इसका भी फॉर्मूला mgh होगा। एक चीज और यहां पर देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि वस्तु को m द्रव्यमान की वस्तु है, h हाइट तक उठाकर लेकर जाते हैं, लेकिन किया गया कार्य बताइए किसके द्वारा, इस बल के द्वारा नहीं, इस बल के द्वारा, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो तो नीचे की ओर काम कर रहा है, तो इस बल के द्वारा अगर आपसे कार्य पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा कार्य पूछा जाता है, आप वस्तु को उठाकर ऊपर लेकर जा रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर है ना, तो बल नीचे है, विस्थापन ऊपर है, तो किया गया कार्य आप यही फॉर्मूला होगा, लेकिन आप यहां पर माइनस चिन्ह लगा देंगे, है ना। इसको हम बोलेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, आप ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, बस इतना सा ही आपको काम करना है। तो ये आपको जो है ध्यान में रखना है, ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। यहाँ mg जो है भार है, बल है, और h क्या है, विस्थापन है, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, वही चीज है ये। अब देखो आपको क्या सब दिया हुआ है, आपको जो है द्रव्यमान दिया हुआ है, आपको ये ऊर्जा जो है दी गई है, जो कि कार्य ही है। यहां पर आपसे h पूछा गया है, तो W है, M है, H है, इसके बीच में संबंध है ना, ये W कार्य है, ये M है, ये H है, और G का मान आपको पता है, तो सीधा आप ये कॉन्सेप्ट लगा देंगे, W बराबर mgh। कार्य आपको दिया हुआ है 9800 जूल, M का मान जो है 70 किलोग्राम है, G का मान हम लोग यहाँ पर 10 लेंगे, तभी जाकर के आंसर एग्जैक्ट आएगा। H जो है अपने को चाहिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, H का मान यहाँ पर 14 मीटर आ जाएगा, A हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी डैश होगी। आपसे पूछा गया है कि चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, चौथे सेकंड में, 4 सेकंड में नहीं है, चौथे सेकंड में है, ये अलग अलग बातें हैं। 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, मतलब 0 से लेकर के 4 सेकंड तक जो दूरी तय की गई, चौथे सेकंड में तय की गई। इसका मतलब क्या हुआ कि तीसरे से चौथे सेकंड के बीच में, तीसरे से चौथे सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय की गई, तीसरे से चौथे सेकंड के बीच में कितनी दूरी तय की गई, समझे आप। तो आप कैसे निकालेंगे इसमें कि भाई 4 सेकंड में जो है जितनी दूरी तय की गई है उसमें से घटा दो 3 सेकंड में जितनी दूरी तय की गई है, निकल जाएगा। एक तो होता है कि 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, यानी कि 0 से लेकर के 4 सेकंड में जितनी दूरी तय की गई, और यहां पर है चौथे सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, मतलब 3 से 4 सेकंड के बीच कितनी दूरी तय की गई। तो कैसे निकालेंगे आप, 0 से 4 सेकंड में कितनी दूरी तय की गई वो निकाल लो, उसमें से घटा दो आप 0 से 3 सेकंड में जितनी दूरी तय की गई उसको, तो 3 से 4 सेकंड के बीच में जितनी दूरी तय की गई वो जो है दूरी आपको मिल जाएगी। जैसे मान लीजिए ये 0 सेकंड पर, ये 1 सेकंड पर, ये 2 सेकंड पर, ये 3 सेकंड पर, और ये 4 सेकंड पर। तो चौथे सेकंड का मतलब कि ये डिस्टेंस कितनी दूरी तय की गई, ये वाला बताओ, ये वाला। तो कैसे निकालेंगे आप कि यहां से आप निकाल लो दूरी कितनी तय की गई, फिर यानी पूरे 4 सेकंड में, फिर पूरे 3 सेकंड में, और इस डिस्टेंस में से आप इस डिस्टेंस को घटा दोगे तो ये डिस्टेंस जो है आपको मिल जाएगी। तो आप जो है इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, S बराबर ut प्लस हाफ AT², इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो। देखो गेंद गिराई जाती है, जब भी आप गेंद को ड्रॉप करते हो तो u का मान 0 होता है, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो S बराबर जो हो जाएगा वो हाफ इंटू में A का मान क्या लेंगे, जब आप किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हो तो A बराबर हम लोग -g लेते हैं, जब वस्तु नीचे की ओर आती है तो A बराबर हम लोग सिंपली g लेते हैं, प्लस g लेते हैं, और g का मान यहाँ पर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, तो 10 बट्टे में यहाँ पर 10 हो जाएगा, और गुने में ये t² है, तो S बराबर ये 5t² हो जाएगा। ये हमारा जो है रिलेशन निकल करके आता है इस वाले केस में। अब अगर दूरी चाहिए आपको 4 सेकंड में, तो आप क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर 4 सेकंड पुट करेंगे, ये S है, 5 इंटू में 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये 80 मीटर आ जाएगा। अब आपको चाहिए 3 सेकंड में, यानी ये पूरी दूरी जो है वो 80 मीटर है।
अब ये दूरी निकाल लो 3 सेकंड में, तो 5 गुने में 3 का स्क्वायर 9, 9 × 5 = 45 हो जाएगा, 45 मीटर। ये डिस्टेंस कितनी आ गई भाई? 45 मीटर आ गई। अब क्या करो, इस 80 में से इस 45 को घटा दो तो 35 मीटर आ जाएगा और हमारा आंसर जो है ये बी हो जाएगा। लेकिन ये तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया कि देखो हाँ ऐसे होता है। इस तरह के प्रश्न जब आए कि चौथे सेकंड में, तीसरे सेकंड में, दूसरे सेकंड में, इस तरह से प्रश्न आए तो आपको कैसे बनाना है? जब भी प्रश्न ये पूछा जाए कि nth सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, nth सेकंड में कितनी दूरी तय की गई, हमारे केस में ये nth क्या है? ये 4th है, यानी हमारे केस में ये n बराबर कितना है? 4 है। आपको सीधा एक रिलेशन लगाना है, SN बराबर U प्लस A/2 2n-1। इस फॉर्मूले को जो है अच्छे से याद रखिए। ये आपका जो है रिलेशन है। सारे मान को आप डाल दीजिए यहाँ पर। ये S ही दूरी है, n के स्थान पर 4 हो जाएगा, U का मान 0 हो जाएगा। गेंद गिराई जाती है, छोड़ी जाती है, U का मान 0 ले लेंगे। A का मान मैंने आपको बताया, नीचे की ओर अगर वस्तु आती है तो A का मान G के बराबर, तो 10/2 G का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लेना है। 2 गुने में n बराबर 4 है, 4 - 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4 गुने में 2 8 - 1 7, तो ये 35 मीटर आ गया हमारा आंसर। बी हमारा राइट आंसर। तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि 4 सेकंड में क्या अंतर है, 4 सेकंड और चौथे सेकंड में क्या अंतर है, ये आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन जो है आप रट कर रखिए अच्छे से। 2 प्रतिरोधक 10 ओम 20 ओम श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में विद्युत धारा डैश होगी। देखो, विद्युत धारा आपको चाहिए, आपको विभवांतर दिया गया है और आपको प्रतिरोध दिया हुआ है, लेकिन प्रतिरोध कोई एक प्रतिरोधक का नहीं है, 2 प्रतिरोधक लगे हुए हैं। तो आपको जो है अगर 2 प्रतिरोधक दिया हुआ है तो आपको R इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। ओम का नियम लगाएंगे, I बराबर V/R होता है। जब एक से ज्यादा प्रतिरोधक हो तो हम समतुल्य प्रतिरोध यहां पर लिखते हैं। आपको I चाहिए, V का मान 6 दिया हुआ है। अब R इक्विवेलेंट आप कैसे निकालेंगे, ये डिपेंड करता है कि इन रेजिस्टर्स को कैसे जोड़ा गया है। क्योंकि श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो सिंपली आप जोड़ दोगे, 10 + 20 30 हो जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.2 एम्पियर। ए हमारा राइट आंसर। 40 किलोग्राम भार की लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंचाई तक सीढ़ियों पर चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति डैश होगी। यहाँ भार का मतलब द्रव्यमान है ना, 40 किलोग्राम ये द्रव्यमान है, तो आप द्रव्यमान लेकर के चलेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी सवाल आए सीढ़ी चढ़ने के ऊपर, है ना, सीढ़ी चढ़ने वाला प्रश्न हो, सीढ़ी चढ़ने वाला प्रश्न हो, रस्सी चढ़ने वाला प्रश्न हो, रस्सी चढ़ने वाला प्रश्न हो, इन दोनों केस में जो है यूजुअली आपसे जो है पावर पूछा जाता है ना, पावर पूछा जाता है, शक्ति पूछा जाता है कि रस्सी चढ़ने में कितनी शक्ति जो है उपयोग की गई है, सीढ़ी चढ़ने में कितनी शक्ति जो है उपयोग की गई है। कुछ नहीं करना होता है, mgh/t। ये क्या है, ये कार्य है, ये वर्क है ना, ये वर्क है, ये कार्य है। और कार्य में जब हम टाइम से भाग लगा देते हैं तो हमारे पास जो है शक्ति आ जाती है, पावर आ जाती है। ठीक, तो पावर बराबर mgh/t। सिंपली आपको ये रिलेशन जो है लगा देना है। शक्ति जो है आपसे पूछी गई है, शक्ति बराबर mgh, m का मान 40 किलोग्राम, g का मान 10 लेंगे यहाँ पर, तब जाकर के आंसर एग्जैक्ट आएगा। h का मान देखो 5 मीटर है और समय आपके पास 4 सेकंड है, सारे के सारे SI मात्रक में है, तो ये 10-12 में खत्म हो जाएगा, यानी कि 500 वाट। 500 वाट ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, सीढ़ी चढ़ने वाला प्रश्न हो, रस्सी चढ़ने वाला प्रश्न हो, आपसे शक्ति जो है पूछ लिया जाए तो आप mgh/t कर देंगे, और कार्य पूछ लिया जाए कि कितना कार्य किया गया है चढ़ने में, तो सिंपली आप t हटा देना, mgh कर देना, है ना, क्योंकि पावर बराबर mgh/t में जो mgh है यही वर्क है, यही वर्क है। 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु औसत शक्ति डैश होगी।
है ना। वस्तु को ऊपर उठाया गया, शक्ति बताओ, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, mgh/t। हमें पता है, अभी मैंने आपको थोड़ा सा पहले बताया कि वस्तु को ऊपर उठाएंगे किसी हाइट तक तो कार्य कितना करना पड़ेगा उठाने में, mgh। पावर चाहिए तो उसी mgh में टाइम से भाग लगा देंगे। m का मान जो है वो 80 है, g का मान 10 ले लीजिए, h का मान 40 है और समय जो है ये 50 है, राइट। तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5 से ये खत्म हो जाएगा, 4 दूने में 8 और 8 गुने में 80, 640 वाट हमारा आंसर आ जाएगा। वाट को आप जूल पर सेकंड लिख सकते हो, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु को 4 मीटर स्थानांतरित करने के लिए कितना कार्य करना होगा। यहां पर देखो जो स्थानांतरण है ना, ये ऊपर की दिशा में की गई है, लंबवत है ना, ऊपर की दिशा में। ये आप ध्यान रखिएगा कि ऊपर की दिशा में। ये m हाइट की वस्तु है, इसको h हाइट तक जो है उठा करके लेकर गए हैं, तो कितना कार्य करना होगा इस फोर्स के द्वारा। ये एक्चुअल में सवाल है, सवाल में जो है कुछ पार्ट मिसिंग है। तो कार्य मैंने आपको बताया mgh के बराबर, m का मान 6 है, g का मान 10 लीजिए, h का मान 4 है, तो जाकर के 240 जूल आंसर हमारा निकल करके आएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इधर की ओर फोर्स लगा करके वस्तु को स्थानांतरित किया गया होगा 4 मीटर, तो आप नहीं निकाल पाएंगे कार्य बराबर बल गुने में विस्थापन होता है। तो विस्थापन आपको 4 मीटर पता है, लेकिन आप बल कहां से लाओगे, बल तो पता ही नहीं है आपको, तो केवल द्रव्यमान पता है, ना ही त्वरण के बारे में कुछ पता है। तो ये नहीं हो सकता है, ये इस सवाल का मतलब है। और सारे मान को डालने के बाद जो है 240 जूल हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट की शक्ति 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वह कितनी ऊंचाई तक सकेगी, कितनी ऊंचाई तक सकेगी, कितनी ऊंचाई तक चढ़ सकेगी, ये वास्तव में सवाल है। तो देखो आपको टाइम दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, ये भार है यानी कि mg आपको दिया हुआ है, आपको हाइट पूछा गया है, इन सारे में रिलेशन आपको चमकना चाहिए। तो मैंने आपको बताया रस्सी चढ़ने वाला सवाल अगर हो, वहां पर पावर अगर आपसे पूछ दिया जाए तो mgh/t आप फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन इस बार आपसे h पूछा गया है, तो h पूछा गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, पावर गुने में टाइम और बट्टे में mg हो जाएगा। सारे मान को आप डाल दीजिए। पावर जो है आपको 160 वाट दिया गया है, समय आपको 20 सेकंड दिया गया है, mg का मान डायरेक्ट आपको दिया हुआ है 40 न्यूटन, है ना। m और m का मान नहीं है, ये mg है, ये भार है ना, न्यूटन में आपको दिया हुआ है, तो सीधा mg का मान आप यहाँ पर 40 डाल देंगे, राइट। तो ये 40 से ये 160 कट जाएगा 4 बार में, तो ये 80 मीटर हो जाएगा। 80 मीटर तक जो है इतनी शक्ति जो है खपत करके लड़की जो है वो चढ़ सकती है 20 सेकंड में। 10 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल को एक वस्तु पर एक ही दिशा में लगाया जाए तो वस्तु पर कार्यरत कुल बल कितना होगा। मान लीजिए एक वस्तु है, इस पर एक ही दिशा में ये दोनों फोर्स लगाए जाते हैं, 10 न्यूटन का भी है और 5 न्यूटन का भी है। टोटल फोर्स कितना लग रहा है इस पर, टोटल फोर्स कितना लग रहा है। अगर दोनों के दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं तो सिंपली जोड़ दो आप, 10 + 5 कर दो, ये 15 न्यूटन आ जाएगा। लेकिन वही मान लीजिए कि फोर्स कुछ ऐसे लगता कि इधर लग रहा है 10 न्यूटन का और इधर लग रहा है 5 न्यूटन का। वैसे केस में आप क्या करते हैं, किसी एक डायरेक्शन को हम लोग, क्योंकि बल है, बल के पास दिशा होती है, तो दिशा का जो है यहाँ पर चक्कर होता है। तो मान लो कि एक इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो इसको मैंने बोल दिया कि ये प्लस वाला है, प्लस डायरेक्शन मान लिया। आपका मन करे इधर वाले को प्लस मान लो, ठीक है, लेकिन इधर वाले को हमने प्लस मान लिया तो नो डाउट इधर वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब जोड़ो तो चिन्ह के साथ जोड़ना होता है, यही जो है आपको ध्यान में रखना है, चिन्ह के साथ जोड़ना होता है, चिन्ह के साथ जोड़ना होता है। तो वैसे में 5 न्यूटन का नेट फोर्स आएगा इधर की ओर, है ना, इधर की ओर। यहां पर सवाल में ही बोल रखा है कि एक ही दिशा में दोनों के दोनों फोर्स लगाए गए हैं, तो दोनों को प्लस में आप रखो या फिर दोनों को आप माइनस में रखो, 15 न्यूटन आएगा नेट फोर्स। 1 किलोग्राम की वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई से भूमि पर गिराई जाती है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य होगा। अभी मैंने आपको बताया अगर किसी वस्तु को आप ऊपर की ओर उठा करके लेकर जाते हैं तो गुरुत्व बल के द्वारा वर्क डन
बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हम वस्तु को जब ऊपर की ओर उठाकर ले जाते हैं, हम वस्तु को अगर ऊपर की ओर उठाकर ले जाते हैं, वैसे केस में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mgh। यहां पर वस्तु को गिराई जा रही है ना, एक पिंड है, इसको जो है गिराई जा रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है। इस वाले केस में भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर काम कर रहा है, लेकिन इस वाले में विस्थापन ऊपर की ओर है, इस बार में क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे की ओर है, विस्थापन भी नीचे की ओर है। तो इस वाले केस में अगर वर्क डन पूछा जाए तो आप ये हटा देंगे, आप चिन्ह, ये चिन्ह आपको समझ में आ रहा है ना कैसे लग रहा है। mg जो है ये फोर्स है और h विस्थापन है, और वर्क डन होता है फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, बल गुने में विस्थापन। जब बल और विस्थापन विपरीत दिशा में हो तो कार्य हमारा ऋणात्मक होता है। अगर हम वस्तु को ऊपर की ओर उठाकर ले जा रहे हैं तो हमारा विस्थापन ऊपर की ओर है, लेकिन जो बल है वो नीचे की ओर है, विपरीत दिशा में है, तो कार्य ऋणात्मक। इस वाले केस में बल नीचे की ओर काम कर रहा है और विस्थापन भी नीचे की ओर है, तो बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, तो कार्य धनात्मक। यही चीज मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर वर्क डन आपसे पूछा गया है, आपको m पता है, आपको h पता है, आपसे w पूछा गया है, तो WMH में रिलेशन mgh हर एंगल से आपको सोचने में आना चाहिए, ताकि किसी न किसी तरीके से आपको ये दिमाग में आ जाए कि हाँ इसको ऐसे सॉल्व करना है। m का मान जो है वो 1 किलोग्राम है, g का मान जो है 10 है और h का मान 30 है, तो 300 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य। देखो m द्रव्यमान की वस्तु हो, h हाइट तक उठाकर लेकर जाते हैं, तो कार्य पूछा गया है, वर्क डन पूछा गया है, लेकिन गुरुत्व बल के द्वारा तो किया गया कार्य। वस्तु को हम h हाइट तक उठाकर लेकर जाते हैं, m वस्तु का जो है द्रव्यमान है, तो गुरुत्व बल के द्वारा किया गया कार्य, यही मैंने आपको बताया, माइनस mgh। ठीक, माइनस m का मान 1 किलोग्राम है, g का मान 10 ले लेते हैं, है ना। अच्छा, g का मान आप जो है यहाँ पर देखो 9.8 लेंगे, तब जाकर के आंसर सही सही आएगा, राइट। m का मान 1 है, g का मान 9.8 लेंगे और h का मान 10 है, तब जाकर के जो है -98 जूल आंसर आएगा। देखो अगर सवाल में नहीं दिया गया है कि g का मान आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है, नहीं दिया हुआ है कि आप g का मान ये लीजिए, तो आपको क्या लेना है, g का मान ये लेना है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैंने सवाल में जो है बहुत जगह g का मान जो है 10 ही लिया है, जब सवाल में नहीं दिया गया हो कि g का मान ये लेना है, फिर भी ऑप्शन को देखते हुए मैंने डिसाइड किया था कि g का मान जो है आप यहाँ पर 10 लीजिए, तब जाकर सही सही आंसर आएगा। नहीं तो नियम क्या कहता है भाई कि g का मान आपको ये लेना है। जब तक कि आपसे सवाल में न कह दिया जाए कि g का मान आप 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लीजिए, तब तक आपको यही मान लेकर के चलना है। ठीक, यहां पर हम g का मान ये डालेंगे, तब जाकर के एग्जैक्ट मान आएगा 98 जूल, वरना 100 जूल आएगा अगर हम 10 लेंगे तो। एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो देखो m द्रव्यमान की वस्तु है, उसे h हाइट तक उठाकर लेकर कोई जाता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो ये बराबर हो जाएगा mgh के। m का मान 20 किलोग्राम, g का मान 10 लेना है, h का मान 2 मीटर है, यानी कि 400 जूल। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 800 किलोग्राम की एक कार 90 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही है। ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में कार रुक जाती है। ब्रेक द्वारा लगाया गया बल डैश होगा। सीधी सी बात है, गाड़ी अगर चल रही है, रोकना है तो विपरीत दिशा में जो है ब्रेक लगाया जाता है, यानी फोर्स लगाया जाता है। ब्रेक लगाया जाता है तो विपरीत दिशा में फोर्स जो है वो लगती है, तब जाकर के जो गाड़ी है रुक जाती है। अगर सेम ही दिशा में फोर्स लगे तो गाड़ी तो रुकने वाली नहीं है। तो कार अगर चल रही है, ब्रेक अप्लाई किया गया तो इस डायरेक्शन में फोर्स जो है वो लगता है और कार जो रुक जाती है। तो बल हमसे पूछा गया है, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने में त्वरण। देखो आपको द्रव्यमान पता है, आपको टाइम पता है, आपको ये पता है कि बाद में कार जो है वो रुक जाती है, और ये आपका जो है प्रारंभिक वेग हो जाएगा। 90 किलोमीटर पर आवर को आप जो है 5/18 से मल्टीप्लाई करो
तो मीटर पर सेकंड में जो है ये वैल्यू जो है आ जाएगा। तो 90 गुने 5/18, 18 पंचे में 90, 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। और आपको जो है यहाँ पर टाइम भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप त्वरण को लिख सकते हो v माइनस में u बट्टे में t, क्योंकि डायरेक्ट जो है त्वरण आपको नहीं दिया गया है। m का मान जो है वो 800 किलोग्राम है, v का मान 0 हो जाएगा, u का मान 25 हो जाएगा, बट्टे में टाइम 5 हो जाएगा। तो 800 गुने में -5, तो ये -4000 न्यूटन आंसर आएगा। नेगेटिव साइन बस ये दिखा रहा है कि गाड़ी जिस दिशा में चल रही थी उसके विपरीत दिशा में फोर्स लगा है। 30 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु 20 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक गति से चल रही है। यदि उस पर 60 न्यूटन का मंदक बल लगाया जाए तो वस्तु को रोकने में कितना समय लगेगा। मंदक बल मतलब वो बल जो इस स्पीड को या फिर इस वेग को कम करेगा, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, जिधर गति है वस्तु की उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से कोई वस्तु जो है वो चल रही थी, इधर की ओर एक फोर्स लगा और ये वस्तु धीरे धीरे जाकर के रुक जाती है। कितनी देर में रुकेगी, यही आपसे सवाल पूछा गया है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है, द्रव्यमान गुने में त्वरण होता है। त्वरण के स्थान पर लिखेंगे v माइनस में u बट्टे में t। अब सारे मान को हम डालेंगे। मंदक बल यहां पर बोल रखा है तो आप फोर्स बराबर जो है -60 न्यूटन लिखेंगे, -60। नहीं तो क्या होगा, समय आपका ऋणात्मक आ जाएगा और समय ऋणात्मक नहीं हो सकता है। m का मान 30 किलोग्राम है, v का मान 0 है, u का मान 20 है और समय आपको चाहिए। 30 से ये 60 खत्म हो जाएगा 2 बार में, -2t हो जाएगा और यहाँ पर -20। यहाँ से समय आ जाएगा 10 सेकेंड। अगर आप ये माइनस यहाँ पर नहीं लगाएंगे तो समय जो है ऋणात्मक आ जाएगा -10 सेकेंड, जो कि नहीं हो सकता है। बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 50 किलोग्राम भार का एक लड़का 45 सीढ़ियों की सीढ़ी 9 सेकंड में चढ़ जाता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसकी विकसित शक्ति ज्ञात कीजिए। सीढ़ी चढ़ने वाला जब भी सवाल आए, शक्ति आपसे पूछा जाए, मैंने आपको बताया पावर इज इक्वल टू mgh बट्टे में t। पावर आपसे पूछा गया है, m का मान आपको दिया हुआ है 50 किलोग्राम, g का मान 10 लेना है। h बताओ, h यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, ये ध्यान दीजिएगा, ये जो h है ये कुल ऊंचाई कितनी चढ़ी है ना, कुल ऊंचाई कितनी चढ़ी। देखो सीढ़ी कैसे कैसे चढ़ा जा रहा है उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि ये कुल हाइट कितनी है, इससे मतलब है। तो आप कैसे जोड़ेंगे भाई, इसकी ऊंचाई निकाल लो, इसकी ऊंचाई निकाल लो, इसकी ऊंचाई निकाल लो, इसकी ऊंचाई निकाल लो और सबको जोड़ दो, तो ये टोटल ऊंचाई जो आ जाने वाली है। तो प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है ना, ये 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर और ऐसा 45 स्टेप है, यानी 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 45 बार आप जोड़ो। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये हाइट निकालने के लिए 45 गुने में आप 15 कर दो, 45 गुने में आप 15 कर दो। तो h बराबर जो है ये 45 गुने में 15 आ जाएगा, लेकिन ये सेंटीमीटर में, हमें आंसर एसआई मात्रक में चाहिए, तो सारे मान हम एसआई मात्रक में डालेंगे। इस सेंटीमीटर को मीटर में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक। तो समय 9 सेकंड है और इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से हम लोग भाग लगा देंगे, 100 से हम लोग भाग लगा देंगे। 0, ये 2 0 से ये 2 0 खत्म हो जाएगा, 9 से ये 45 खत्म हो जाएगा 5 बार में, तो ये 5 गुने में 15 25 75 हो जाएगा, ये 25 और ये 37 375 वाट आ जाएगा। 25 35 2 37, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल पर आप वीवीआई मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है। यहां पर बस आपको यही एक्स्ट्रा दिमाग लगाना था कि एच आपको कैसे निकालना है, राइट, और ये सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। 10 मीटर पर सेकंड की चाल से गतिमान 2000 किलोग्राम का एक ट्रक ट्रैफिक लाइट पर खड़ी कार से टकराता है। टकराव के बाद दोनों 8 मीटर पर सेकंड की चाल से चलते हैं। कार का द्रव्यमान डैश है। तो एक ट्रक है और एक कार है। कार ट्रैफिक लाइट पर खड़ी थी, ट्रक ने आकर टक्कर मारा, अब ये दोनों साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है। कार ट्रैफिक लाइट पर जो है वो खड़ी थी, ट्रक ने आकर टक्कर मारा, अब दोनों साथ साथ जा रहे हैं। तो टक्कर वाला जब सवाल आ जाए, टक्कर वाला अगर प्रश्न आ जाए, आपको जो है मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, संवेग संरक्षण
का सिद्धांत लगाना है, यानी टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। तो यहाँ पर ट्रक और कार है, हम क्या करते हैं आसानी के लिए ऐसे दो पिंड बना लेते हैं। भाई एक ये पिंड है जिसका द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, जिसका द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है, और ये पिंड जो है यानी ये ट्रक जो है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चाल से चल रहा था। ट्रैफिक लाइट पर एक कार खड़ी है ना, तो ये कार है, मान लीजिए ये ए पिंड है, ये बी पिंड है, इसका द्रव्यमान नहीं पता है, यही निकालना है। और ये ट्रैफिक लाइट पर खड़ी थी ना टकराने से पहले, तो इसके पास स्पीड 0। फिर क्या होता है, टक्कर हो जाता है, टक्कर हो जाता है, ये दोनों के दोनों ऐसे टकरा जाते हैं और फिर साथ साथ चलते हैं, ये साथ साथ चलते हैं। साथ साथ किस स्पीड से चलते हैं, 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दोनों चलते हैं। 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये दोनों के दोनों जो है साथ साथ चल रहे हैं। एक है हमारे पास 2000 किलोग्राम का और दूसरे का द्रव्यमान अपने को निकालना है, पता नहीं है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत जो है आपको लगाना है, टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग। तो कुल संवेग मतलब इसका संवेग प्लस इसका संवेग, ठीक, बाद में भी इसका संवेग और इसका संवेग, दोनों का संवेग, यानी कि ए का संवेग प्लस बी का संवेग। ये हो गया टकराने से पहले इनिशियल, फिर बाद में टकराने के बाद का कुल संवेग फाइनल, ये आपको करना है। तो इसका संवेग लिखो, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुने में वेग। द्रव्यमान 2000 किलोग्राम, द्रव्यमान 2000 किलोग्राम और वेग 10। ये तो कार रुकी हुई थी तो इसका संवेग 0 हो जाएगा, वेग के स्थान पर 0 डालेंगे तो बराबर। अब देखो ए का संवेग लिखो, द्रव्यमान तो वही है 2000 किलोग्राम और वेग है इसका 8, राइट, प्लस इसका द्रव्यमान अपने को पता नहीं है तो m मानकर चलते हैं, m हम लोगों ने माना है, और इसके पास भी वेग तो यही है, दोनों इसी वेग से चल रहे हैं, तो 8। ये हो जाएगा 20,000 बराबर, ये हो जाएगा 16,000 प्लस 8m। यहाँ से 8m बराबर हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे, 20,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो 4,000 आएगा, और यहाँ से m बराबर जो है ये 500 है ना, 8 पंचे में 40, 500 किलोग्राम आएगा। सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी दो वस्तु है, दो पिंड है, टकरा जाते हैं, टकराने के बाद जो है अलग अलग स्पीड आपको दी जा सकती है, साथ जा रहे हैं, इस तरह का सवाल आए, टक्कर वाला संघट वाला सवाल आ जाए, समझ जाना संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाना है, यानी टकराने से पहले का कुल संवेग बराबर टकराने के बाद का कुल संवेग, ऐसे आपको लगाना है। 10 किलोग्राम द्रव्यमान का एक ब्लॉक समान रूप से 20 सेकंड में 0 मीटर पर सेकंड से 2 मीटर पर सेकंड की गति तक बढ़ता है। 0 से 20 सेकंड के अंतराल में विकसित औसत शक्ति। तो आपको U पता है, आपको V पता है, आपको T पता है, आपको M पता है, आपको पावर जो है निकालना है। तो पावर बराबर वर्क अपॉन टाइम, कार्य बट्टे में समय। जब भी आपको ये U पता हो, V पता हो और कार्य आपसे पूछा जाए या कार्य आपको निकालना पड़ जाए, तो आप लगाएंगे कार्य ऊर्जा सिद्धांत, 12mv² माइनस u²। ये कार्य निकालने का सूत्र है। ये सूत्र कब लगाएंगे, जब आपको V पता हो, U पता हो और आपको ये कार्य निकालना पड़ जाए। तो सबसे पहले आप क्या करो, यहां से कार्य निकाल लो। सबसे पहले आप क्या करो, यहां से आप कार्य निकाल लो। तो ये कार्य कितना आ जाएगा, 12m का मान जो है वो 10 है, v का मान 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 0, ये बराबर 5 और गुने में 4, ये आ जाएगा 20 जूल। अब यहाँ पर 20 मान डालेंगे, समय आपको 20 दिया हुआ है, 1 वाट हमारा आंसर आ गया। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है ये कॉन्सेप्ट कि वर्क एनर्जी थ्योरम कब लगाएंगे, जब आपको पता लग जाएगा, आपको अलग अलग आपको स्पीड दी गई होगी और आपको कार्य निकालना पड़ेगा। नहीं तो कार्य निकालने के लिए बल गुने में विस्थापन सूत्र होता है, बल की बात नहीं की जाएगी, विस्थापन की बात नहीं की गई होगी, आपको अलग अलग स्पीड दिया गया होगा और आपसे कार्य जो है पूछा जाएगा, तो आप जो है ऐसे में ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे।
अगर पानी का घनत्व जो है वो इतना किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ये आपको ध्यान में रखना है। पानी का घनत्व जो है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। जो डेंसिटी है वाटर का, ये 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है एसआई मात्रक में। नहीं तो आप इसको सीजीएस मात्रक में 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी बोल सकते हो। तांबे का घनत्व आपको दिया गया है, सापेक्ष घनत्व होगा, है ना। सापेक्ष घनत्व जो है आपसे पूछा गया रिलेटिव डेंसिटी बराबर होता है डेंसिटी बट्टे में पानी का डेंसिटी, है ना, पानी का डेंसिटी। किसी भी पदार्थ का आपको जो है घनत्व चाहिए, सापेक्ष घनत्व चाहिए, है ना, सापेक्षिक घनत्व चाहिए, तो आपको उसके घनत्व में जो है पानी के घनत्व से भाग लगा देना होता है। तो इसका घनत्व आपको दिया हुआ है, पानी का घनत्व कितना होता है, उड़ा दो, 8.9। ये जो सापेक्षिक घनत्व है, रिलेटिव डेंसिटी है, ये यूनिट लेस है, मात्रकहीन भौतिक राशि है ना, 8.9। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लंबवत फेंकी गई एक गेंद 12.5 यानी कि 12.5 सेकेंड के बाद जमीन पर लौट आती है। जिस वेग के साथ इसे फेंका गया था उसे ज्ञात करें। तो जमीन से एक गेंद को जो है फेंकी जाती है, ऐसे, ये लंबवत ऊपर की ओर गेंद जाती है, और क्योंकि लंबवत जो है फेंकी गई है तो इसी पाथ पर ये गेंद जो है लौट भी आएगी। तो मान लो कि फेंका गया था u स्पीड से, ये u ही आपको पता करना है, ठीक। ये ऊपर गेंद जाती है, फिर नीचे आ जाती है। टोटल टाइम कितना लगता है, टोटल टाइम जाने से लेकर के आने में टोटल टाइम जो है ये लगता है 12.5 सेकेंड। तो एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था इसी वाले सीरीज में कि अगर प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु सेम हो जाए तो विस्थापन 0 हो जाता है। तो मान लीजिए पॉइंट ए से फेंका गया था, लंबवत फेंका गया था, तो ये पॉइंट ए पर ही आकर के गेंद गिरने वाली है। तो जहां से गेंद चली थी वहीं पर आकर के गिर जाती है, प्रारंभिक बिंदु भी ए और अंतिम बिंदु भी ए। तो विस्थापन जो है 0 हो जाएगा, और एस बराबर फॉर्मूला जो है आपने पढ़ा होगा ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये गति का दूसरा समीकरण है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये बराबर 0 हो जाएगा, राइट। u आपको चाहिए, टाइम आपको टोटल 12.5 दिया गया है, प्लस जब वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाए तो हम a बराबर जो है -g लेते हैं। तो यहां पर हम डालेंगे -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये प्लस जो है ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये 10/2 जो है, ये एक स्थान पर -g डालना है, यानी कि -10 डालना है, तो ये 5 हो जाएगा। और t स्क्वायर है 12.5 का ये स्क्वायर है, ये बराबर 0 हो जाएगा। यहां से आ गया 12.5 u बराबर 5 गुने में 12.5 का स्क्वायर। ये स्क्वायर से ये खत्म हो जाएगा, 12.5 ये u बराबर आ जाएगा 5 गुने में 12.5, ये आ जाएगा 25, 12 पंचे 60 और 2 62.5 मीटर पर सेकेंड। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर आपको यही दिमाग लगाना था कि विस्थापन जो है आपको ये 0 करना है, ठीक। सारे मान को हम लोगों ने डाला, सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। 200 ग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु का उसकी 10 जूल गतिज ऊर्जा के साथ संवेग होगा। संवेग आपसे पूछा गया है, आपको जो है काइनेटिक एनर्जी दी गई है और आपको जो है द्रव्यमान दिया गया है। इन सारे के बीच में रिलेशन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2m। ये सूत्र जो है आप ध्यान में रखिए। गतिज ऊर्जा आपको 10 जूल दी गई है, संवेग जो है आपको चाहिए, द्रव्यमान आपको दिया गया है 200 ग्राम। अब क्योंकि ग्राम जो है ये अपने आप एसआई मात्रक तो है नहीं, तो इसको एसआई मात्रक में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, 10 पे पावर -3 यानी कि 1000 से भाग लगाते हैं। 1000 से भाग लगाते हैं, 10 बराबर जो है ये p², ये 1000 को ऊपर भेज देते हैं तो ये 1000 हो जाएगा, और 2 गुने में यहाँ पर 200 हो जाएगा।
तो 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, ये 2 0 से ये खत्म हो जाएगा, ये आ गया 4, यानी पी स्क्वायर बराबर जो है ये 4 है, तो पी बराबर जो है ये 2 आ जाएगा। एसआई मात्रक में संवेग को लिखेंगे तो संवेग का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यदि श्रेणी क्रम में संयोजित 3 ओम, 2 ओम, 6 ओम की 3 प्रतिरोधकों को 9 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ा जाता है तो 6 ओम प्रतिरोधक में विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखो सबको श्रेणी क्रम में लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है, सीरीज में लगाया गया है, राइट। जब भी श्रेणी क्रम में लगाया जाए रेजिस्टेंस को, यानी सीन कुछ ऐसा है, 3 प्रतिरोधक जो है इस प्रकार से लगाया गया है बैटरी से, ठीक ऐसे लगाया गया है। मान लीजिए कि ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है, ये हमारा R3 है ना, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इसके सिरों के बीच विभवांतर मान लो कि V1 है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V2 है, इसके सिरों के बीच विभवांतर V3 है, और टोटल V1 प्लस V2 प्लस V3 जो है ये 9 वोल्ट है, ये 9 वोल्ट है। यही V जो है 3 पार्ट में बढ़ जाएगा, V1 V2 V3। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में ये अनुपात होता है R1 V1 V2 V3 का जो अनुपात होगा वो R1 R2 R3 हो जाएगा। मान लीजिए कि एक और होता तो V4 आ जाता, उसके लिए यहाँ पर ये R4 आ जाता। ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी तीनों प्रतिरोधकों के सिरों के बीच विभवांतर का जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, जो इसके प्रतिरोधकों के बीच का अनुपात है, यानी कि 3 2 6 का अनुपात। ये कुछ ऐसा हो गया। अच्छा टोटल जो है, टोटल यानी कि V1 प्लस V2 V1 प्लस V2 प्लस V3 ये 9 वोल्ट है। तो ये कुछ ऐसा सीन हो गया कि आपके पास 1000 रुपया है, आपके पास 1000 रुपया है, 3 लोगों में बांटना है 3 2 6 के अनुपात में, है ना। आपके पास 1000 रुपया है और बांटना है 3 2 6 के अनुपात में 3 लोगों में। मान लो A है, B है, C है ना। A B C 1000 रुपये को बांटना है A B C में, A B C को बांटना है, इस वाले रेशियो में बांटना है। तो बताओ A को कितना पैसा मिलेगा, B को कितना पैसा मिलेगा, C को कितना पैसा मिलेगा। यही सवाल है। आपके पास जो है टोटल 9 वोल्ट है, टोटल 9 वोल्ट है जो बांटने हैं आपको V1 V2 और V3 में। किस रेशियो में बांटने हैं, 3 2 6 के अनुपात में बांटने हैं, 3 2 6 के अनुपात में बांटने हैं। तो बताओ किसको कितना मिलेगा, किसको कितना मिलेगा। तो कैसे आप निकालेंगे, V1 बराबर हो जाएगा ये 3 बट्टे में 3 2 5 5 और 6 11 और टोटल कितना है 9। V2 कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 बट्टे में 11 गुने में 9। V3 कितना आ जाएगा, तो 2 6 बट्टे में 11 और गुने में 9। सबको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अच्छा ये जो 6 ओम वाला है इसको कितना मिलेगा भाई, V3 मिलेगा, है ना। ये 6 ओम वाले के लिए है, ये 6 ओम वाले के लिए है। 6 बट्टे में 11 गुने में 9, तो ये 54 बट्टे में 11 आ जाएगा। 11 × 5 = 55 होता है, यानी कि 5 से थोड़ा कम होगा, यानी कि 4.9 वोल्ट, है ना, राइट। 55 होता तो 5 बार में खत्म हो जाता, 5 वोल्ट आता, लेकिन 54 है तो 5 से थोड़ा सा कम, तो ये 4.9 वोल्ट। तो आपसे जो है 6 ओम के सिरों के बीच पूछा है, 2 ओम वाला पूछ ले, 3 ओम पूछ ले, ऐसे आपको जो है ये अनुपात लगा देना है। वरना आपके पास क्या तरीका है कि यहाँ पर आप लगाएंगे V बराबर I इंटू में R। I का मान जो है आप निकाल लेंगे ओम के लॉ से, और उसके बाद R का मान आपको 6 पता रहेगा तो भी आप निकाल सकते हो। लेकिन इससे क्या होगा कि जल्दी आंसर आएगा, इस रिलेशन से क्या होगा कि जल्दी आंसर आएगा, ठीक ना। आप जैसे देखें कि श्रेणी क्रम में है, ये जो है प्रतिरोधक है, बैटरी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है और सिरों के बीच अनुपात पूछे, तो कुछ नहीं करना होता है। 6 ओम वाले के सिरों के बीच पूछा है तो 6 बट्टे में यहाँ पर आप 11 करेंगे और टोटल 9 वोल्ट है, सॉल्व करके खट से आंसर आ जाएगा। वरना आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा, करंट निकालना पड़ेगा, फिर से जो है आपको ओम का नियम लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आंसर आएगा। लेकिन ऐसे में जो है कुछ ही सेकंड में जो है आंसर आप पता कर लोगे। समान लंबाई और समान प्रतिरोध वाले 2 तारे हैं, लेकिन उनकी अनुप्रस्थ कांटों के क्षेत्रफल का अनुपात 1.8 है। उनकी प्रतिरोधकताओं का अनुपात क्या होगा।
तो R बराबर रो L बाई A होता है। हमसे इसका अनुपात पूछा है, तो रो बराबर R इंटू में A बटे में L हो जाएगा। कहा है कि लंबाई भी समान है और प्रतिरोध भी समान है, यानी ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये R1 रो 1 बाई रो 2 बराबर A1 बाई A2 हो जाएगा, सीधा संबंध है। ये जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है इसका अनुपात 1.8 है। तो आपसे प्रतिरोधकताओं का अनुपात पूछा है, यानी कि यही रो 1 बाई रो 2 पूछा है, तो यही आ जाएगा सेम टू सेम 1.1/8। एक राज्य में बिजली की दर 5 रुपए प्रति इकाई है। 100 वाट के पंखे को पूरे महीने में प्रतिदिन 10 घंटे चलाने का खर्च कितना होगा। मान लीजिए कि आपके घर में जो बिजली बिल आ रहा है वो ऐसे आ रहा है कि 1 यूनिट के लिए आपको 5 रुपए देना पड़ता है। आपके पास 100 वाट का एक पंखा है, डेली आप 10 घंटे के लिए चलाते हैं, तो बताइए पूरे महीने में जो है कितना खर्च आपका होगा। तो पहले आप एक दिन का निकाल लीजिए, एक दिन का निकाल लीजिए, एक दिन में आप कितनी बिजली जो है खपत करते हैं। तो पावर इंटू में टाइम हम सूत्र लगाएंगे। पावर आपको 100 वाट दिया हुआ है, लेकिन आपको किलो वाट आवर में चाहिए पावर, किलो वाट में चाहिए, क्योंकि भाई ये इकाई का मतलब क्या हुआ, किलो वाट आवर, यानी आप 1 किलो वाट घंटे के लिए 5 रुपया देते हैं। इस वाट को आप किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, भाग लगाएंगे, ठीक। उसके बाद टाइम, एक दिन में आप 10 घंटे यूज करते हैं, एक दिन में जो है आप 10 घंटे यूज करते हैं। एक दिन में आप 10 घंटे यूज करते हैं। अब देखो ये मान किलोवाट है और ये आवर में है, तो किलोवाट आवर में तो अपने को चाहिए, तो ये 2 जीरो से 3 जीरो से खत्म हो जाएगा, यानी कि 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर, और किलोवाट आवर को ही हम लोग यूनिट बोलते हैं। यानी हो ये रहा है कि आप 10 घंटे जो है इस पंखे को चलाते हो, तो एक दिन में इतनी ऊर्जा जो है खपत होती है, 1 यूनिट आप ऊर्जा खपत करते हैं एक दिन में। यानी कि एक दिन में आप 5 रुपए का जो है बिजली खर्च करते हैं इस पंखे को चलाने में, पूरे महीने में, यानी कि 30 दिन में। 30 दिन में कितना करेंगे, तो 5 गुने में 30, 150 रुपया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये पैसा निकाल लो आप, तो 5 गुने में 5 रुपये आएगा। अब 30 दिन में अपने को चाहिए, एक मंथ में चाहिए, तो ये खर्चा कितना आ जाएगा, 30 गुने में 5, यानी कि 150 रुपया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वाट को जो है किलो वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, है ना, किलो वाट आवर में एनर्जी निकालने के लिए। आशुतोष ने ओमिक चालक के लिए विभवांतर धारा ग्राफ प्लॉट किया। ओमिक चालक हम लोग वैसे चालक को बोलते हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं। तो 2 ऐसे चालक हैं जो ओम के नियम का पालन करते हैं और उनके लिए विभवांतर और धारा ग्राफ को प्लॉट किया गया, विभवांतर धारा ग्राफ को प्लॉट किया गया। इन 2 चालकों की ढलानें जो है वो 10 और 50 है। यदि 20 वोल्ट बैटरी इन दोनों ओमिक तारों में से प्रत्येक में अलग अलग जोड़ी जाती है, तो इन दोनों तारों में करंट का अनुपात क्या होगा। देखिए, ओमिक चालक के लिए विभवांतर धारा ग्राफ की जो हमें ढलानें मिलती है वो हमें क्या देती है, वो हमें प्रतिरोध देती है, प्रतिरोध। ध्यान देंगे आप, ओमिक चालक के लिए विभवांतर धारा ग्राफ की जो ढलान होती है वो हमें क्या देती है, प्रतिरोध देती है। मतलब आपके पास इनडायरेक्ट वे में चालक, 2 जो चालक है उसका प्रतिरोध दिया गया है। अब 2 सर्किट बनाया जाता है, एक सर्किट दूसरा सर्किट। एक सर्किट में इस 10 ओम वाले को जोड़ा जाता है 20 वोल्ट की बैटरी से, एक जो दूसरा सर्किट है उसमें इस 50 ओम वाले को जोड़ा जाता है उसी 20 वोल्ट की बैटरी से। सर्किट अलग अलग है, एक ही सर्किट में दोनों नहीं है, 2 अलग अलग सर्किट है, लेकिन दोनों के लिए 20 वोल्ट की ही बैटरी यूज की गई है। उसके बाद दोनों सर्किट में करंट का जो रेशियो आएगा वो आपसे पूछा है। तो देखो I बराबर V बटे में R होता है। ये जो V है ये दोनों सर्किट के लिए क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो यहां से I और R में विपरीत रिलेशन आ गया, व्युत्क्रम अनुपाती। तो I1 और I2 बराबर क्या आ जाएगा, R2 R1, है ना। I1 I2 का जो अनुपात होगा वो R2 R1 के अनुपात के बराबर होगा। R2 आपका 50 ओम है, R1 आपका 10 ओम है, तो ये 5:1 का अनुपात आ गया। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ओमिक चालक है, वैसे आपको ओमिक चालक के बारे में ही पढ़ना है।
तो जो विभवांतर धारा ग्राफ आपको मिलने वाला है उसकी जो ढलान होती है वो हमें प्रतिरोध देने का काम करती है। तो आपको इनडायरेक्ट वे में प्रतिरोध दिया गया था, दोनों प्रतिरोधकों से दो अलग अलग सर्किट बनाया गया और दोनों के केस में बैटरी जो है 20 वोल्ट की ली गई है, यानी कि विभवांतर जो है सेम रखा गया दोनों के लिए। तो जिसमें धारा जो है जिसका प्रतिरोध ज़्यादा है उसमें धारा जो है कम जाएगी और जिसका प्रतिरोध कम है उसमें धारा ज़्यादा जाएगी। जब R प्रतिरोधक के तार को 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो इससे 0.05 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। यदि इसी तार को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाएगा तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? जब 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है तो 0.05 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। कहा गया कि जब 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाएगा तो कितनी धारा प्रवाहित होगी? तार का प्रतिरोध जो है वो नहीं चेंज हो रहा है, तो ओम के नियम से V सीधा समानुपाती होता है विद्युत धारा के। यानी अगर हम विभवांतर को बढ़ाएंगे, जिस दर से बढ़ाएंगे उसी दर से धारा बढ़ने वाली है, जिस दर से कम करेंगे उसी दर से घट जाएगी, जब R हमारा ये कांस्टेंट रहेगा, नहीं बदलेगा। तो ये जो प्रतिरोध है ये कैसे बदलता है? जब तार की लंबाई बढ़ जाए, मोटाई बढ़ जाए, तापमान बढ़ जाए, इन सारे के चेंज होने से जो है ना, ये प्रतिरोध जो है चेंज होता है। तो ना तो तार की लंबाई बढ़ रही है, ना मोटाई बढ़ रही है, ना तापमान बढ़ रहा है, ऐसा कुछ चेंज हो नहीं रहा है। तो R हमारा कांस्टेंट है, R हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो V और I सीधा समानुपाती होते हैं। तो देखो 10 से ये 20 वोल्ट हो गया, 2 गुना हो गया, तो धारा भी जो है ये 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 0.1 एम्पीयर। 0.1 एम्पीयर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जिस रेट से ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर जाएगा उसी रेट से धारा जो है वो इंक्रीज कर जाने वाली है। फ्लिंट कांच और जल का अपवर्तनांक क्रमशः आपको दिया गया है। एक प्रकाश किरण फ्लिंट कांच से जल में प्रवेश करती है, तो एक तरफ फ्लिंट कांच है, एक तरफ फ्लिंट कांच है, एक तरफ फ्लिंट कांच है, ग्लास है, जिसका अपवर्तनांक 1.65 है, और दूसरी तरफ वाटर है जिसका अपवर्तनांक 1.33 है। फ्लिंट कांच से प्रकाश जो है वो जल में प्रवेश करती है। तो मान लीजिए फ्लिंट कांच में प्रकाश ऐसे आई इस सतह पर, ये अभिलंब हो जाएगा। तो देखो ये हमारा जो है ये सघन माध्यम है, ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जब प्रकाश किरण जाती है तो अभिलंब से ये दूर भागती है, तो ये दूर भागेगी, ठीक, ये दूर भागेगी। तो बोला है कि फ्लिंट कांच की अपेक्षा जल का अपवर्तनांक होगा और यह जल में अभिलंब डैश झुकेगी। तो जल में ये जल है, ये जल में अभिलंब से दूर, अभिलंब से दूर, तो की ओर ये काट दो। अब क्या चाहिए आपको? जल का अपवर्तनांक चाहिए, आपको चाहिए जल का अपवर्तनांक, आपको चाहिए जल का अपवर्तनांक। इसको ऊपर लिखेंगे और जिसके सापेक्ष पूछा गया उसको बट्टे के नीचे डालेंगे। समझे आप? जल का अपवर्तनांक चाहिए फ्लिंट कांच के सापेक्ष, तो जल का अपवर्तनांक 1.33 है बट्टे में, ग्लास का ये कांच का अपवर्तनांक 1.65 है। इसको सॉल्व कीजिए। ये मान जो है 1 से छोटा आएगा क्योंकि नीचे वाला मान जो है वो बड़ा है, 1 से छोटा आएगा तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, यानी कि 0.81 ये आएगा मान, है ना। जो अपवर्तनांक है इसके पास कोई मात्रक नहीं है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 सेंटीमीटर व्यास वाली एक वस्तु को 5 डायोप्टर की क्षमता वाले लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। वस्तु के प्रतिबिंब का व्यास कितना होगा? यानी आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए, है ना, आपको प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए। आपको ये वस्तु की जो है ऊंचाई दी गई है, आपको पावर दिया गया है और लेंस के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया वस्तु को, तो ये आपको जो है वस्तु दूरी दी गई है। देखो प्रतिबिंब की ऊंचाई अगर आपको निकालनी है, प्रतिबिंब की ऊंचाई चाहिए, तो ये होता है आवर्धन गुने में वस्तु की ऊंचाई, ठीक। अब आवर्धन का सूत्र आप यहां पर लीजिए। ये लेंस कौन सा है? ये लेंस है, हाँ, मतलब ये लेंस है, मिरर नहीं है। तो इसके लिए F/F + U ये आवर्धन का मान हो जाएगा, आवर्धन का फॉर्मूला हो जाएगा, और ये H। सारे मान को आपको डालने हैं यहाँ पर यूनिट के साथ। अब यहाँ पर देखो लेंस जो है ये उत्तल लेंस है, क्योंकि पावर जो है ये पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव है, तो ये पावर कितना आ जाएगा?
पावर बराबर होता है 100 बटे में एफ, एफ हमारा सेंटीमीटर में होता है फोकस दूरी, तो यहाँ से एफ हमारा सेंटीमीटर में निकलेगा, 100 बटे में पावर, पावर हमारे पास 5 है यानी कि 20 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर हमें सेंटीमीटर में ही चाहिए। तो चिन्ह के साथ हम लोग सारे मान को यहाँ पर डालेंगे, क्योंकि ये पावर जो है धनात्मक है यानी कि फोकस दूरी भी धनात्मक है यानी कि उत्तल लेंस है, तो ये 20 बटे में 20। देखो ये वस्तु दूरी है, वस्तु दूरी हमेशा हम लोग ऋणात्मक ही डालते हैं, तो ये -10 हो जाएगा, गुने में ये आपको वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई हम लोग हमेशा धनात्मक ही लेते हैं, तो ये 6 हो जाएगा। तो 20 बटे में ये 10 हो जाएगा, गुने में 6 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये 12 सेंटीमीटर। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो लेंस के लिए आप आवर्धन का ये सूत्र जो है डायरेक्ट याद रखिए, इससे आपका बहुत समय बचेगा, इससे आपका बहुत समय बचेगा, वरना क्या होगा, आपको जो है पहले दर्पण सूत्र लगाना पड़ेगा, वहां से प्रतिबिंब दूरी जो है आपको निकालनी पड़ेगी, तब जाकर के आप -v बट्टे में u करके जो है आप आवर्धन निकालेंगे, तब जाकर के ये सूत्र लगाएंगे। इन सारे चक्रों से आप बच जाएंगे, इन सारे झंझटों से आप बच जाएंगे। आप आवर्धन का ये सूत्र याद रखिए, ये लेंस के लिए है, मिरर में मत लगा देना, ये लेंस के लिए है। जब मिरर का केस आए, दर्पण का केस आए, वैसे केस में आपको कुछ नहीं करना होता है, ये जो प्लस है यहाँ पर बस माइनस कर देना होता है। किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो ये हमारे पास जो है ये वस्तु दूरी है, ये हमारे पास फोकस दूरी है, ये हमारे पास अवतल दर्पण है। आपको आवर्धन चाहिए, आपको यहां पर आवर्धन चाहिए। तो मैंने जस्ट अभी आपको बताया m है ना, ये m f u में रिलेशन, लेंस के लिए मैंने आपको f/f प्लस u बताया था, दर्पण के केस में ये -u हो जाएगा, ये मिरर का केस हो गया। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहले दर्पण सूत्र लगाएंगे 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, वहां से v निकालेंगे, फिर जाकर के आप m बराबर -v बट्टे में u करेंगे और m आएगा। अब यहां से आप क्या करो, डायरेक्ट मान को डालो इस वाले से, इस वाले रिलेशन से। अवतल दर्पण है तो फोकस दूरी हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, वस्तु दूरी हमेशा ही ऋणात्मक आपको लेनी है, तो ये 12 हो जाएगा, -18 बट्टे में ये -6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, राइट। तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दर्पण के लिए हम लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे f/f - u, क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो -18 डाला, बट्टे में -18। वस्तु दूरी जो है हम लोग हमेशा जो है ऋणात्मक लेते हैं, तो -12 डालेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, -18 बट्टे में -6, ये बराबर 3 आ जाएगा। 1000 ओम के प्रतिरोध में 15 मिनट तक 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न ऊष्मा ज्ञात कीजिए। आपको देखो प्रतिरोध दिया गया है, आपको टाइम दिया गया है, आपको ये धारा दी गई है और आपको जो है ये ऊष्मा जो है ये पूछा गया है। तो H बराबर I² RT, ये सूत्र होता है हमारे पास। I का मान 5 एम्पियर है तो 5 × 5 हो जाएगा, R का मान जो है वो 100 है, T का मान देख लो आप, आपको आंसर चाहिए SI मात्रक में, सारे मान आपको SI मात्रक में डालने पड़ेंगे। समय आपको SI मात्रक में दिया नहीं है, समय आपको SI मात्रक में नहीं दिया है, तो इसको हम SI मात्रक में कन्वर्ट कर लेंगे, 60 से गुना कर लेंगे, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 25 गुने में 100 गुने में 900, 25 गुने में 9, ये आ जाएगा 200, 25 गुने में 1 2 3 4, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2.25 × 10⁶ जूल। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट। एक वस्तु को किसी अभिसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण मतलब कॉनकेव, कॉनकेव अभिसारी दर्पण के सामने 0.5 मीटर की दूरी पर रखा जाता है एक वस्तु को, यानी ये u का मान है। यदि दर्पण की फोकस दूरी 0.2 मीटर है तो प्रतिबिंब का आवर्धन ज्ञात कीजिए, m चाहिए। तो दर्पण के लिए MUF में रिलेशन मैंने आपको बताया। देखो अगर आप इस रिलेशन को भूल जाते हो तो आपको जो है थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। 1/f = 1/v + 1/u, यहाँ से आप v निकालोगे, v निकालने के बाद आप -v बट्टे में u सूत्र लगाओगे, तब जाकर के आवर्धन आएगा। तो आप
जो है आपको जो है ये दोनों स्टेप्स करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि आप ये रिलेशन लगाओ, एक बार में आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये अभिसारी दर्पण है यानी कि अवतल दर्पण है, तो फोकस दूरी इसकी ऋणात्मक, तो -0.2 -0.2। यू का मान हमेशा हम लोग ऋणात्मक लेते हैं, ठीक। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0.5, तो ये -0.2 और ये हो जाएगा 0.3, यानी कि -2/3 -2/3 -2/3। यहां पर देखो माइनस रहना चाहिए था, ठीक है, माइनस रहना चाहिए था, क्योंकि आवर्धन जो है यहाँ पर ऋणात्मक निकल करके आया। वैसे हम लोग बाई थ्योरी भी समझ लेते हैं, है ना। हमारे पास अवतल दर्पण है, ये पोल है, ये मुख्य फोकस है, ये वक्रता केंद्र है। जो मुख्य फोकस है ये 0.2 मीटर की डिस्टेंस पे है ना, 0.2 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये 0.4 हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और वस्तु को कहाँ डाला गया, 0.5 मीटर के डिस्टेंस पर डाला गया, यानी वस्तु को यहाँ पर डाला गया, वक्रता केंद्र से परे डाला गया है। वक्रता केंद्र से अगर परे डाला जाता है तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है वो यहाँ पर होगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में होगा। और प्रतिबिंब जो है छोटे आकार का होता है, छोटे आकार का होता है मतलब जो आवर्धन है वो एक से छोटा आएगा। एक से छोटा तो है 2/3, एक से छोटा ही होता है। और प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो आवर्धन जो है हमारा ऋणात्मक आएगा, जो कि ऋणात्मक आया है, यानी निश्चित रूप से यहाँ पर माइनस होना चाहिए था, तब जाकर के आंसर हमारा डी होगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट 6 हमारा समाप्त होता है। अब मिलते हैं हम लोग अगले वाले वीडियो में। थैंक यू सो मच।